बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी कहानी के साथ मैं हूं आपके साथ बिलाल मिर्ज़ा। आज भी टीम आपकी कहानी एक ऐसी जगह पर पहुंची है जहां पर एक ऐसा वाक़या पेश आया जो कहीं पे भी अगर किसी के साथ पेश आता है तो वो दहला कर रख देता है। आज हम जहां पर पहुंचे हैं यहाँ वाक़या आया है पेश तेज़ाब गर्दी का कि एक खातून को बुरे तरीके से तेज़ाब फेंक कर निशाना बनाया गया और उसको तकरीबन 80% जिस्म जो है वो झुलसा दिया गया। टीम आपकी कहानी आज उनके घर पर मौजूद है कि आपको दिखा सके कि किस तरीके से उसका चेहरा जलाया गया, उसके जिस्म को नुकसान पहुँचाया गया और फिर उसके बाद उसकी ज़िंदगी कैसी अबतर होकर रह गई। और इसका जो मुजरिम है वो आज भी बिल्कुल आज़ाद घूम रहा है। फातिमा के घर पे हम पहुंच चुके हैं। फातिमा वो मुतासरा खातून हैं जो कि अपने ही दामाद की तेज़ाब गर्दी का निशाना बनी थी। उनके हस्बैंड हमारे साथ मौजूद हैं मुनीर, और फातिमा खुद मौजूद हैं। ये वाक़या किस तरह पेश आया, किस वजह से उनको जो है इस तेज़ाब गर्दी का निशाना बनाया गया, फातिमा से ही जानते। अच्छा फातिमा, बताइए आपकी कहानी क्या है, किस तरीके से आपको तेज़ाब का निशाना बनाया गया, क्यों बनाया गया? जैसे बेटी घर पे होती है, आखिर उसकी शादी तो करनी पड़ती है ना, तो हम लोग ने वो आए थे हमारे पास रिश्ते के लिए। उसने बोला था रिश्ते को जो मुझे दे दे। लोगों ने इत्माद किया, उनकी बात में भी इत्माद किया, हमने उनको रिश्ता दिया, शादी दे दी। फिर वो उधर चले गए गाँव, उधर रह गए। मुझे मालूमात नहीं था जो ये पहले नशा करता था। उनसे भाई से पूछा, मालूमात किया था, उसने बोला नहीं ये नशा नहीं करता। अच्छा, ये नशा शादी से पहले से करता था जी। लड़के का नाम क्या था? गुलाम शबीर। गुलाम शबीर। गुलाम शबीर नाम था, जिससे आपकी बेटी की शादी जी। हुई। तो उसको जैसे फिर दोबारा उसने मारा है तो बेटी हमारे पास चली आई थी। वो सुबह को काम पे चला गया, ये हमारे पास चली आई थी। तो आके रोने बैठ गई। मैंने पूछा मैं कि क्या हुआ, चुप कर गई। इसने पूछा तो क्या हुआ, बोला उसने मेरे को मारा ही। हमारे मुंह पे ये पूरा दाग, ये टांगों में उनके लंगड़ा जैसे उसने कर लिया। तो 3 कपड़े में मेरे घर पे आ गई। जो चीज़ थी, जो मैं जायज़ दिया है, कुछ भी दिया है, वो उन लोगों के पास है। उसने वापस मुझे नहीं दिया। तो मेरे पास बेटी आ गई, हमने बिठा दिया। शाम को आ गया, बोले तेरे को कोई नवाब लेके आएगा। तुम घर नहीं गई, चले घर। उसने बोला मेरा अबू बैठा, उससे बात कर ले, बाद में जरा ना मैं चलूँगी। जैसे इसे बात की, इसने बोला मेरी बेटी का कसूर बता, कोई कसूर हो तो फिर मारो, जब कसूर ना तो ऐसे तुम मारते हो, ऐसे करते हो। हाँ, मतलब मारना तो हक नहीं बनता ना। तो ऐसे मारते हैं, ऐसे करता है। जो बोला नहीं मैं कुछ नहीं किया, ये तलाक लेती है, मैं तलाक देता हूँ। फातिमा, बताइएगा किस तरह वाक़या पेश आया था? आप कहाँ बैठी हुई थी, किस तरह था वो, कहाँ मौजूद था? बहुत तो जैसे गर्मी होती है, गर्मी की वजह से गर्मी होती है, तो मैं बाहर बैठी हुई थी छाँव पे। घर पे नहीं थी ना छाँव, धूप थी। तो मैं बाहर, जैसे ये थली बनी है, ये दुकान, ये थली बनी हुई है, ऐसे मैं जाके बाहर बैठे। हाँ, बाहर जाके बैठी थी। जैसे वो तेज़ाब डालने के लिए आया है तो वो अकेला आया है। तेज़ाब कैसे? उसके हाथ में बोतल में था, किस चीज़ में था, कैसे था? जेब में थी। जेब में बोतल रखी हुई? जेब में बोतल थी, इतनी भरी है। उनको फिर थाने वाले ले गए थे, उनके पास जूते भी ले गए। उसके बाद जैसे मैं बाहर बैठी हुई थी तो आया है, तो इधर इधर उसने देखा है। पहले मैंने देखा है तो मैं कि शायद आ रहा है, तो वो मुझे बोल रहा है जो ये सास बैठी हुई है उससे माफ़ी मांगेंगे, चलो ये मुकल दे देंगे, ऐसे आ रहा है। मेरे दिल में बेईमानगी तो नहीं थी ना कोई था। ये मेरा मियाँ जराना डिफेंस इधर काम पे था। ठीक है, सही। हम लोग मंगो पीर वाली साइड पे थे। जैसे भी ये आया है तो उसने आके जल्दी जल्दी उसने ढक खोल के ऐसे आके डाल दिया। ऐसे फेंक दिया एकदम? ऐसे आके फेंक दिया उसने जैसे जो फेंके तो मैं ऐसे किया, पूरा मेरे पूरे वजूद पे ऊपर आया है। ये कान भी जल गया, ये पूरी गर्दन भी जल गई, ये मुंह भी जल गया, ये पूरा बाजू भी जल गया मेरा। लेकिन
कितने फीसद हिस्सा जल गया आपको जिस्म का और चेहरे का? ये हिस्सा ये पीछे यहाँ साइड पे भी है, टांगे जल गई, ये टांग हुई है जल गई। कितने फीसद जल गई? 80% जी, 80% हिस्सा जल गया। अच्छा, उस टाइम फिर क्या हुआ जब उसने तेजाब फेंका तो उस टाइम आपकी क्या जैसे feeling थी? उसने तेजाब फेंका है तो वो फेंक के उसकी चप्पल भी उसने उधर अपनी उतार के भाग गया, वो बोतल भी उधर फेंक के भाग गया। जैसे मेरे को जलन हुई है तो मैं धाड़ की है तो मैं जल्द से दुपट्टा उतार दिया। जैसे भी हमारे पड़ोसी थे उसने आवाज़ सुनी, उसने बोला शायद इसको कोई सांप काट गया या किसी ने गोली लगाई है। जैसे वो मेरे पास आए थे उसने देखा तो तेजाब था। उसने मेरे से पूछा है जो तेरे ऊपर किसने डाला है? मैंने आंखों से उसको देखा, ये नहीं मैं नहीं देखा। मैं कि मेरा दामाद डाल के गया, भाग गया। मैं के मेरे को लेके अस्पताल ले गए, मुझे कोई होश हवाश नहीं था। सिंध अस्पताल में ले गए थे, वहाँ पे उन्होंने जवाब दे दिया था। फिर वहाँ से एम्बुलेंस करी तो फिर ये सिविल अस्पताल में ले गए। जैसे भी मेरे को अस्पताल लेके गया थे, बड़ा था वडेरा था, उनका हक बनता था जो उनको मियाँ घर पे नहीं है, इनकी कोई सर्टिफिकेट बनवानी है या कुछ करने, उनका हक बनता था ना। मेरे को तो नहीं होश होता था। उसने कोई कार्रवाई उसने कुछ भी नहीं उसने किया। मेरे मियाँ को फ़ोन किया, बोला तेरी बीवी के ऊपर तेरे दामाद ने तेजाब डाले, वो बचने को मुश्किल है, तुम जल्दी पहुँच। इसने वो उधर से आए, घर पे गए, घर से पैसा उठा के फिर ये शाम को मगरिब के टाइम के ये अस्पताल पहुँचे। 2.5 महीने मैंने अस्पताल गुजारे थे। अच्छा मनाज, आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि बताइए कि हमारे मुल्क में जो रेशो है एसिड बर्न का या तेज़ाब से जला देना या किसी भी एसिड को यूज़ करना, औरतों को चेहरे जला देना, जिस्म जला देना, क्यों दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं? उनका रेशो क्या है? अभी आपने सुना होगा हाल में ही कराची में 3-4 महीनों में 4-5 केसेस सामने आए जिसने पूरी सिविल सोसाइटी को हिला के रख दिया। और हमने तो सिंध असम्बली के सामने मुजाहरा भी किया जाके, और वो जो विक्टिम्स हैं उनसे हमारा मुसलसल रब्ता है। ख़ास तौर पे एक वो जो उनमें बहुत ही गरीब और जिसका एक बच्चा भी है और वो बल्दिया कॉलोनी में रहते हैं बहुत ही नामुसाइद हालात में, तो उनको सिविल सोसाइटी और ख़ास तौर पे औरत फाउंडेशन हमने बहुत उनके साथ राब्ते में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको जितना रिलीफ दिलवा सकें। वुमेन्स एक्शन फोरम भी इसमें हमारे साथ है, OPP भी, सब मदद कर रहे हैं। ठीक है, ये जो केसेस हमारे सामने आते हैं, मीडिया की नज़र में आ जाते हैं, आपकी नज़र में आ जाते हैं, कुछ आपके तवज्जुह से हम साथ आते हैं, कुछ हमारे तवज्जुह से आपके पास आते हैं। ये केसेस जो आ रहे हैं ये तो फ्रंट लाइन है, जो देखा जाए तो मेरे ख्याल से 1000 के लगभग केसेस जो हैं वो तकरीबन 1 से 1.5 साल में रिपोर्ट हुआ है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए जो केसेस रिपोर्ट ही नहीं हो पाते या फ्रंट पे नहीं हो पाते, कितने केसेस हैं इसका, सिंध में क्या रेशो है, ओवरऑल पाकिस्तान में इसका क्या, कितनी जल्दी इसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है ऐसे केसेस में? ये मतलब केसेस होते रहते हैं और ये क्योंकि वायलेंस की बदतरीन शक्ल है। वैसे तो अगर आप नंबर्स के लिहाज से देखें तो ज़ाहिर है दूसरे केसेस ज़्यादा होते हैं, कत्ल कर दिया या गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया या रेप और गैंग रेप, क्योंकि हम तो वायलेंस की हर कैटेगरी पे काम करते हैं ना। इसमें नंबर के लिहाज से ये कम होते हैं अगर हम कंपेयर करें ऑनर किलिंग से या कुछ, लेकिन जो इसकी कहना चाहिए इसकी जो नवीयत है वो इतनी खौफनाक है, क्योंकि आपने किसी को कत्ल किया तो बस वो एक दफ़ा मर गया ना, एक दफ़ा मर लेकिन गया। जिस पे आपने एसिड फेंका वो तो लम्हा लम्हा मरता है, क्योंकि उसकी वो शख्सियत, उसकी वो शक्ल फिर वापस नहीं आ सकती। चाहे आप कितनी प्लास्टिक सर्जरीज करा लें, कितनी, फिर वो वैसा नॉर्मल उसका चेहरा नहीं हो सकता। और हमारे माशरे में आप लड़की के लिए ख़ास तौर पे, यानी उसके तो समझिए ज़िंदगी ख़त्म हो गई ना, ऐसी लड़की के लिए कितने प्रॉब्लम्स होते हैं हम सोच सकते हैं। तो इस वजह से मतलब इसमें नंबर से ज़्यादा इसकी जो नवीयत है और जो इसमें लम्हा लम्हा मरने वाली कैफियत है, जो विक्टिम है जो डिप्रेशन में चली जाती है, जो फिर प्रैक्टिकल मसाइल का सामना करना पड़ता है, उसके लिहाज से हम सबसे ज़्यादा आजकल इसे फोकस कर रहे हैं। और आज जो आप आए हैं सिंध में, तो अभी थोड़ी देर पहले हम सिंध असम्बली में यही बात करने गए थे। जो हम वुमेन कॉकस है, शैला रज़ा साहिबा और जितने वुमेन हमारी MPs हैं, उनसे हम यही बात करने गए थे कि अब 18वीं तरमीम आ चुकी है तो एसिड क्राइम बिल अब सिंध असम्बली से भी पास होना चाहिए। और हमेशा की तो उनका रवैया बहुत हमारे साथ ताउन वाला है, हमेशा ही ताउन रहा है। और आपको पता होगा कि सिंध असम्बली में कितने बिल्स औरतों के लिए बन चुके हैं। तो आज हम उनसे यही बात करने गए थे कि एक बिल जो है अब 18वीं तरमीम के बाद सिंध असम्बली को फ़ौरन बनाना चाहिए, और उन्होंने हमसे इत्तफ़ाक़ किया है। इसमें एक और तफसीली मीटिंग भी होगी और उसके बाद हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जो MPs हैं वो ये कानून मंजूर करवा लेंगे।
एडवोकेट लियाकत अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे इस केस के बारे में भी, ओवरऑल इस सिचुएशन के बारे में जानेंगे। जब कोई जो इस तरह तेज़ाब से जला दिया जाता है, किसी भी एसिड से जला दिया जाता है, कानून में क्या सज़ा उनके लिए मौजूद है और किस हद तक उसमें इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। अच्छा सर, जैसे कि आप वकील हैं, आपके पास मुख्तलिफ ऐसे केसेस आते रहते होंगे, तो मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि इस तरह के जो केसेस हैं, एसिड बन के जो केसेस हैं, इनमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है या फिर इनमें कुछ कमी देखने में आई है जब से बिल पास हुआ है, और उसमें सज़ा क्या जो है वो इस बिल के बाद क्या सज़ा रखी गई थी इस जुर्म के लिए, क्या वो सज़ा का इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता? देखें, बिल्कुल दिन ब दिन इन केसेस के अंदर कोई कमी तो वाकई नहीं आई, इन केसेस के अंदर इजाफा हो रहा है बेतहाशा। और कुछ केसेस जो है ना उनमें सज़ाएँ भी मुल्ज़मान को होती है, लेकिन सज़ा जो इसके अंदर मुकर्रर की गई कानून के अंदर वो 10 साल है जो ना। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हमारी जो हुकूमत है वो सीरियस नोटिस नहीं ले रही है। आप देखें, बाज़ारों के अंदर जाएँ, आपको जो है ना रोडों के ऊपर लोग तेज़ाब रख के खुलेआम बैठ के फ़रोख्त कर रहे हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। आपने 100 रुपये देने, आपको बोतल तेज़ाब को उठा देंगे। उस तेज़ाब को जो है ना लोग इंतकाम के तौर पे जो है इस्तेमाल कर लें और लोगों की जो है ना ज़िंदगियों से खेल लें, इसके ऊपर हमें जो है ना फ़ौरी तौर पे एक्शन लेने की और इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। इन केसेस को हम ATC के अंदर भेजें, जबकि कानून भी हमारे मौजूद है, लेकिन पुलिस उस दफ़ात को मेंशन नहीं करती है FIR के अंदर जो है। और इसका सद्जवाब करने के लिए हमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, और साथ साथ जो लोग तेज़ाब फ़रोख्त करते हैं उनको जो है ना आप लाइसेंस इशू करें और उनको पाबंद करें कि कोई भी शख्स अगर आपसे तेज़ाब खरीदने के लिए आता है तो आप उससे पर्पज़ पूछें, जो ना आप किस पर्पज़ के लिए लेके जा रहे हैं, उसके NIC की कापी रखें और उसकी ज़रूरियात उससे पूछें, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस उसका लिखें, ताकि जो ना अगर कल को वो बंदा इन्वॉल्व होता है, किसी खातून के ऊपर फेंकता है या किसी मर्द के ऊपर फेंकता है या कोई उसका जाके मिसयूज़ करता है, उसको जो है ना पकड़ने में आसानी हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप गए बाज़ार में, आपने पैसे दिए, आपको जो है ना वो खुलेआम तेज़ाब मिल जाएगा और आप जाके उसका कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके सैकड़ों केसेस हैं। मैं आपको बताऊं, रुकैया का एक केस मेरे पास था, शार नूर जहाँ का, उसके ऊपर शोहर और देवर ने तेज़ाब फेंका। रहीला का एक केस है जो कि पुलिस वाला था, उसने उसके ऊपर तेज़ाब फेंका। इस तरह एक एयर होस्टेस थी, उसके ऊपर तेज़ाब फेंका गया। बेशुमार जो है सैकड़ों वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी हुकूमत को कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मीडिया 2-4 दिन जो है ना उस पर शोर मचाता है और लोग जो है ना उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन फिर जो है ना मामला वहीं ठंडा हो जाता है। जबकि सिंध असम्बली इसके ऊपर जो है ना 2013 के अंदर जो है ना एक बिल भी पास कर दी है और कानून भी बनाया गया है कि एसिड के जो केसेस हैं उनको ATC की कोर्ट में चलाया जाएगा। लेकिन पुलिस जो केसेस जो है ना वो दर्ज करती है, वो 324 के अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस 324 के अंदर दर्ज करती है, जिसकी सज़ा 10 साल है। वो केसेस जो है ना नॉर्मल कोर्टों के अंदर चलाए जा रहे हैं और मुल्ज़मान जो है ना उनको गिरफ्तार भी नहीं किया जाता। जब ये केस FIR दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन के पास जाता है तो उस केस का पूरा बेड़ा गर्क कर देती है इन्वेस्टिगेशन, जो है ना कोई सही तरीके से उसकी तफ्तीश नहीं होती, ना मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया जाता है, ना उसके जो है ना जो शवाहिद इकट्ठे करने होते हैं आपने, ना तो उसका ये पता करते हैं कि तेज़ाब कहाँ से ख़रीदा गया, कौन सी जगह से आया, किस पर्पज़ के लिए लिया गया। और जो चश्मदीद गवाह होते हैं, इवन गवाहों को डरा धमका के पूरा केस को जो है ना वो पैसे लेके डैमेज कर दिया जाता है। तो ये इसके ऊपर जो है ना मैं समझता हूँ कि हमारी जो हुकूमत है इसको ऊपर जो है ना नज़रसानी करे और ऐसे जो केसेस हैं उनको सीरियस लेगा। एक कान ख़त्म अभी भी नहीं है। इसके बाद ये बाजू पूरा जला, ये हिस्सा पूरा जला, टांगे जल गई दोनों। इसके बाद ये नहीं कि डॉक्टरों ने ये बताया था कि 80% ये जली हुई है। तो उस वक्त डॉक्टरों ने क्या बताया था, इनकी ज़िंदगी के चांसेस क्या थे, इनकी हालत मुश्किल थी, बहुत मुश्किल थे। ये तो रब तला यानी कि जिसको बचाए तो बचा सकता है। आता था वो बोलते थे ये नहीं बचते। तो जो वजह थी वो सिर्फ ये थी कि बेटी को मारता पीटता था, बेटी नाराज़ होकर आपके पास आई, आपने जो है उसको बात करना चाहिए, उसके मामले को हल करना चाहिए, किस तरीके से इनका मामला सुलझा ये देखे ना कि, लेकिन वो सुलझा नहीं, उसने उल्टा जो है उल्टा फातिमा की जो बेटी है इनकी, जो गुलाम शब्बीर की वाइफ थी, वो माँ बनने वाली थी, उस दौरान भी उसने इस चीज़ का भी ख्याल नहीं किया और चेहरे पर तेज़ाब फेंक के चला गया। तस्वीरें हमने देखी हैं, चेहरा हम दिखाना नहीं चाहते, बहुत बुरी हालत है चेहरे की अब भी, इस वक्त भी, काफ़ी अर्सा गुजर जाने के बावजूद भी। ये बताइएगा, गुलाम शब्बीर का हाल अभी आज़ाद घूम रहा है, उस पर कोई कार्रवाई हुई, उसको पकड़ा गया? कार्रवाई हुई थी, FIR कटी थी, उसके बाद पुलिस वाले भी उठाया उनको, उनको पुलिस वाले दोपहर के टाइम को उसको उठाया है, रात के 11-12 उसी दिन उठा लिया। जैसे पैसा खा के, ये किस टाइम का वक्त था जब उसने तेज़ाब फेंका? दिन का वक्त था, रात का वक्त था, शाम का वक्त था, यानी कि दोपहर के 2-3 बजे का टाइम। अच्छा, 2-3 बजे का टाइम, जी सही है। ये देखा FIR भी काटी, ये मंगोपीर थाने में कार्रवाई भी हुई थी। उसके बाद केस कोर्ट में भी चला गया था, उसके बाद फिर भी यानी कि वो नहीं पकड़ा गया था। अच्छा, इसमें मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जब मुलजिम पकड़ा जाता है ना, तो फिर उसके जो वकला होते हैं वो उसे बचाने की कोशिश करते हैं कि जी नहीं, वो तेज़ाब नहीं फेंका था, वो तो बैटरी का पानी था, वो तो ये था वो था।
तो अब इस नए कानून में हम ये तेज़ाब के साथ साथ हम कह रहे हैं कोई भी कॉरोसिव सब्सटेंस, यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपकी शक्ल ख़राब कर सकता हो या आपके अज़ा को नुकसान पहुंचा सकता हो, वो सब इस कानून में शामिल होंगे, ताकि मुलजिम को ये बच निकलने का मौका ना मिले कि नहीं वो तेज़ाब नहीं था, वो तो कोई और चीज़ थी। नुकसान तो हो गया ना, नुकसान तो हो गया। तो इसलिए हमने उसमें वो कॉरोसिव सब्सटेंसेस का टर्म हम उनसे कह रहे हैं कि डालें इसमें। ठीक है। अच्छा, इसको रोकने के लिए आप तो ये बताएंगे सबसे पहले कि ये इस किस्म के वाक़यात पेश क्यों आते हैं, इनकी वजूहत क्या है? जो हमारे सामने जो केसेस हैं उनमें तो सब यानी मर्दाना अना, मेल ईगो, मेल शॉविनिज्म, यानी आपने प्रपोज़ किया किसी लड़की को, उसने मना कर दिया तो आप नहीं बर्दाश्त कर सके, यानी क्योंकि ये पैट्रियार्कल माशरा है, मर्द ना नहीं सुन सकता और वो उसको अपनी तौहीन लगती है और वो अपनी तौहीन का बदला लेने के लिए करता है। क्योंकि हमने तो मतलब 99.9% केसेस में यही हुआ है कि वो मतलब प्रपोज़ किया, उसने इनकार किया, या दोस्ती करना चाहिए उसने इनकार किया, तो बस उसका तेज़ाब फेंकने के 1 साल तक नहीं पकड़ा गया, क्या वजह थी, क्यों नहीं पकड़ा गया उसे? अल्लाह जाने, पुलिस नहीं। आपने कंप्लेंट फौरी की थी? जी फौरी, उसी टाइम शाम को आए थे, FIR काटी, बयान पूछे इससे और बयान देने लगी तो बयान में क्या पूछा, हाँ भाई तेज़ाब किसने डाला, इसने बोला दमाद ने। तो वो आगे बात करने लगी, बोला बस बस आराम करें, आपको आराम की ज़रूरत है। अच्छा, अस्पताल में आए थे बयान लेने? जी, अस्पताल में आए थे बयान लेने के लिए। तो उसके बाद इसके आगे कोई इंटरव्यू, कोई बात नहीं करी, इसका कोई बयान नहीं लिए ख़ास तौर, बस वही यानी कि यही पूछा कि हाँ भाई मुजरिम का नाम लिया है और बाकी सबको उसने मिटा दिया है। खाने वाले को पैसा खिलाया गया था, क्या वजह थी, क्यों इस तरह किया गया? अल्लाह जाने भी क्या चक्कर है, क्यों नहीं ऐसे। आपने पूछा नहीं? आपने नहीं पूछा? मैंने ये भी मालूमात करी है जाजा सरवर से, मैंने कहा यार ये क्यों नहीं तवज्जो कर रहे, क्यों नहीं ये पासा के, तो इसी वजह से यानी कि उन्होंने पहले कोई ख़ास तौर पे केस नहीं बनाया। फिर जाजा सरवर और मैं गए थे वहीं पे, थाने पे गए थे, वहीं पे जाके बयान दिए, वहीं पे यानी कि गवाह भी चाचा सरवर ने भुगताई है, गवाही वही दी है उसने कि थाने इसको मैं अस्पताल तक पहुँचाने वाला भी मैं हूँ, भी इतना जली हुई है, इतना ये है। तो उसके बाद जब उसने गवाही भी दे दी, उसके बाद उसने मुजरिम भी बताया भी हाँ भी अल्लाह यार के लड़के भी मिले हुए हैं, अल्लाह यार भी मिला हुआ है, तो दूसरे दिन उनको छोड़ दिया। अच्छा, दूसरे दिन छोड़ भी दिया? 1 साल बाद गिरफ्तार किया और वो तो फौरी तौर पकड़ाए थे, दूसरे दिन में उनको पकड़वाया था। हालांकि कानून मौजूद है हमारे मुल्क में, इस पर जो है 14 साल की कैद होती है, इस पर दफात कौन सी लगाई थी उन्होंने? जैसे ये गया थाने पे, थाने वाले अंदर नहीं आने दिया इसको, बोला जैसे मैं थाने पे गया हूँ तो थाने वाले मेरे को गेट के अंदर ही नहीं जाने दे रहे। भाई गुलाम शबीर का मैं मुद्दई हूँ, भाई उसका केस नहीं, आके वो आप SHO से बात करें। अच्छा, फिर मैंने वो थानेदार को बात की, फ़ोन किया, अब उसने बोला मैं IQ उसमें सिटी कोर्ट में हूँ, तो कल मेरे को मिलना, चलो अभी आके आपका मुजरिम जो है थाने में बंद है। मैंने कहा ठीक है भाई। तो उसके बाद दूसरे दिन फ़ोन किया, बोला आपने पकड़ाया, हमने पकड़ा नहीं, आपने जब पकड़ाओगे तो हम पकड़ेंगे जाके। अच्छा, आपको कहना है आप खुद पकड़ाओ, तो पुलिस किस लिए? ये किस लिए पुलिस? नाज़रीन, तो देख ये रहे हैं बात आप हमारे मुल्क का इंसाफ देख रहे हैं, हमारी पुलिस का इंसाफ देख रहे हैं। अच्छा, ये केसेस जो होते हैं अमूमन तेज़ाब फेंकने के ख़वातीन के साथ ही पेश आते हैं, ख़वातीन भी ज़्यादातर फेंका जाता है, ऐसे सामने आते हैं। इनकी वजूहत क्या है इन केसेस की? क्योंकि बैकग्राउंड में ये भी देखा गया है कि बहुत सी ख़वातीन अपनी बरादरी मामलात में खामोश होकर साइड पर हो जाती हैं, उन्हें खामोश करा दिया जाता है। वजूहत क्या है मैन जिनकी वजह से ये औरतों को तेज़ाब फेंके चला है? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि बिल्कुल ख़वातीन के ऊपर ये तेज़ाब, यहाँ पे अगर किसी को कोई लड़की पसंद है, वो रिश्ता मांग रहा है, तो उसको रिश्ता ना देने के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया जाता है। अगर कोई उनकी आपस में कोई पुरानी दुश्मनी है, उसको भी तेज़ाब फेंक दिया जाता है। अगर कोई खातून अच्छी लगती है और जो उसका अपोनेंट है उससे बातचीत करना चाहता है या उससे दोस्ती करना चाहता है, अगर वो उससे इनकार करती है, इंतकाम के तौर पे जो उसको यूज़ किया जाता है अमूमन जो देखा गया है। और शादी के इनकार के ऊपर, दोस्ती के इनकार के ऊपर
और दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर जो है ये तेज़ाब फेंके जाते हैं ख़वातीन के ऊपर, उनका जो है ना ख़वातीन को निशाना बनाया जाता है, जो कि इंतहाई जो है ना गलत है जो है ना, और ये एक शर्मनाक अमल है जो है ना कि एक इंसान किसी इंसान के ऊपर जो है ना तेज़ाब फेंक के और जो है ना उसकी तस्कीन हासिल करता है, उसका चेहरा बिगाड़ के जो है ना उसको अच्छा लगता है। कोई भी मुलज़िम जुर्म करने के बाद उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, वो हमेशा पुलिस के सामने भी यही कहता है, कोर्ट के सामने कि मैं बेगुनाह हूँ जो है ना, और ये तो फिर जो है ना प्रोसिक्यूशन का या मुद्दई का काम है कि उनके खिलाफ जो है ना उस जुर्म को साबित करे। अगर उसने तेज़ाब फेंका है, कोई विटनेस है प्रोड्यूस करे कोर्ट के अंदर, उसके खिलाफ एविडेंस पेश करे। लेकिन यहाँ एक और भी अफसोसनाक बात है कि यहाँ पे केसेस दर्ज होते हैं, मुलजमान गिरफ्तार होते हैं, केसेस ट्रायल होता है, मीडिया उसको हाइप क्रिएट करता है, अदालतों में आते हैं, वकला यहाँ मेहनत करते हैं, लेकिन जो पार्टियाँ होती हैं वो बैठ के फिर आउटसाइड द कोर्ट जाके पेशअप कर लेती हैं। एक दूसरे के साथ बैठ कर जो है ना या तो गवाहों को खरीद लिया जाता है, या गवाहों पे प्रेशर होता है, या फिर जो मुद्दई है उसको डरा धमका के उससे कंप्रोमाइज़ कर लिया जाता है, या उसको फिर पैसों का लालच दे के जो है ना उसको बिठा के उसके साथ राजीनामा करके जो है ना जो भी एक्सरसाइज हम लोग कर चुके होते हैं, चाहे वकला हूँ, मीडिया हूँ, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, वो सारी जो है ना बेकार में चली जाती है और मुलज़िम जो है ना बासानी छूट जाता है। तो ऐसे कितने % केसेस ऐसे हैं जिनमें इस तरीके से उन केसेस को दबा दिया जाता है किसी भी तरीके से? बेशुमार केसेस ऐसे हैं कि जो है ना इनके ऊपर जाके आउटसाइड द कोर्ट जाके पार्टियां जो है ना कंप्रोमाइज़ करती हैं वहाँ पे, क्योंकि ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है जो है ना काबिल राजीनामा है। इसके अंदर फिर अदलिया भी कुछ नहीं कर सकती है और जो वकला हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते। अगर वो ये बात है मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी, जब वो मियाँ बीवी राज़ी हो जाते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं हो सकता जो ना। तो बेशुमार केसेस ऐसे भी होते हैं पार्टियाँ जिसके ऊपर जो मुद्दई होता है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता है, उसने वो कहता है जी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। अगर उन्होंने मेरी बच्ची के साथ या मेरे बच्चे के साथ इन्होंने अगर उसका चेहरा बिगाड़ा है, उसको तेज़ाब फेंका है, तो उसको उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए। तो कुछ केसेस के अंदर सज़ाएँ भी होती हैं। 2013 में बिल पास किया गया था, गुज़श्ता हुकूमत में एक बिल पास किया था जिसमें एसिड बर्न की जो किसी को जलाया जाता है एसिड के ज़रिए तेज़ाब फेंक के जलाया जाता है तो उसको गालिबन कुछ 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा कही गई थी। उस पर आपने अपने पिछले जितना वक्त गुजरा, जो 3-4 साल का जो वक्त गुजरा इस बिल को पास हुए, आपने इस पर इम्प्लीमेंट होते हुए देखा है कहीं पर? हमारे साथ मसला यही है और यही शिकायत आ रही है हमारे पास, और सिविल सोसाइटी की अपनी शिकायत भी यही है कि बिल्स तो बहुत बने हैं लेकिन उन पे अमल दरामद जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं होता। अब उसकी मैं आपको मिसाल दूं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस बिल बना 2013 में सिंध में, सबसे पहले सिंध में बना, लेकिन अभी तक उसके रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं बने। उसमें जो प्रोटेक्शन कमेटियाँ बननी चाहिए वो नहीं बनी। वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को उसमें सबसे ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन उसका कोई मिनिस्टर ही नहीं। और उसमें जो सेक्रेटरीज आते हैं उनके इतनी जल्दी तबादले होते हैं कि जब तक एक सेक्रेटरी से हम सारी बात करते हैं, सारा इशू डिस्कस करते हैं, तब तक उसका तबादला हो जाता है। तो ये इस तरह की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो हैं, लेकिन फिर भी जो असल बात है कि कानून बनना, उसकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि आप देखिए ना, अगर आप किसी को बता देते हैं कि ये फ़लाँ कानून बना है तो थोड़ा सा उसके दिल में डर तो खुद ही पैदा हो जाता है कि कानून बना है, कल को मैं पकड़ा भी जा सकता हूँ। तो बिल्कुल सही बात है, इम्प्लीमेंटेशन पूरे सही लेटर एंड स्पिरिट होना चाहिए, लेकिन ये कि कानून के बनने की अहमियत से भी हम इनकार नहीं कर सकते, मगर ज़ाहिर है अगला स्टेप इम्प्लीमेंटेशन का है। ऐसे से हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है, हम इन मामलों को किस तरीके से कम करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम कहीं जराइम होता हुआ देख रहे हैं, हम सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करें, 15 पे इतला दें। अगर हम नहीं कर सकते तो किसी को लेटर लिख सकते हैं, हम मीडिया के लोगों को बता सकते हैं, हम पुलिस को बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा है, जो शख्स कंप्लेंट करने जाता है उल्टा जो है ना वो जो कंप्लेंट है उसको मुलज़िम बना दिया जाता है, उसकी बजाय कानून मदद करने के। क्योंकि जो क्रिमिनल लोग होते हैं, कानून उनकी सरपरस्ती कर रहा होता है, वो उससे बता ले रहे होते हैं ना, या उससे बीट ले रहे होते हैं। जब भी कोई शख्स उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है या उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है, या वही कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है ना उसी शख्स को जो है ना मुलज़िम बना के अदालत में खड़ा कर देते हैं और उसके साथ नाइंसाफ़ी शुरू हो जाती है। तो इस सूरत में जो है ना लोग खौफजदा हैं। आप देखें, कोई अगर एक्सीडेंट होता है तो आप अगर किसी की मदद करना भी चाहते हो तो आप नहीं करते। उसको वजह है कि अगर आप उसको लेके जाएंगे तो हॉस्पिटल में MLO आपको बिठा लेगा, पुलिस आपसे तरह तरह के सवालात करेगी। जो ये नहीं कहेंगे कि इस शख्स की मेहरबानी है कि उस शख्स ने रोड के ऊपर एक बंदा, उसका एक्सीडेंट हुआ जो कि एक किसी की मदद का तलबगार था, वो उसको लेके यहाँ हॉस्पिटल तक ले आया और उसके जो है ना बजाय उससे सवाल जवाब करने के उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना उस शख्स को ही मुलज़िम बना के बिठा दिया जाता है। फिर इसलिए जो है ना लोग कतराते हैं, वो कहते हैं मेरे पास इतनी टाइम नहीं है, हर आदमी मसरूफ़ है यहाँ पे।
फिर वो कहते हैं अगर कोई देखते भी हैं तो नज़रअंदाज करके चले जाते हैं, लेकिन ये गलत है। हमें जो है ना अपनी जिम्मेदारियों को एहसास करना चाहिए और हमें जो है ना अगर कोई जुर्म होता है या किसी को मदद की ज़रूरत है हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमें उसके साथ जो है ना स्टैंड बाई खड़ा होना चाहिए, उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, तब जाके हम अपने माशरे को बेहतर कर सकते हैं और अपने मुल्क के लिए जो है ना एक अच्छाई की तरफ जो है ना उसको मुल्क को भी अच्छा कर सकते हैं। ज़्यादातर ख़वातीन ही मुतासिर हैं हमारे माशरे में इस तरह के मामलों से। एक औरत जिसको एसिड के ज़रिए जला दिया जाता है, जलने के बाद बज़ाहिर एक चीज़ जो सामने आती है वो ये आती है कि उसका चेहरा जल गया, चेहरा ख़त्म हो गया, लेकिन मेंटली तौर पर वो किस तरह डिस्टर्ब होती है उसके बारे में बहुत से केसेस आपके पास आए होंगे। तो उसे बताइए कि मज़ीद क्या डिस्टर्बेंस उसकी पर्सनल लाइफ में आती हैं, उसकी शादी ना होना, चेहरा बिगड़ जाना, ये तो दीगर मामला तो जो हम सब देख रहे हैं, वो ख़ुद पे उस पर डिप्रेशन का शिकार हो, दीगर मामला होते हैं। अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट केस जो सिद्रा का आया है वो मैं आपसे बताना चाहूँगी कि उसका बच्चा एक छोटा सा, तो जब उस पर ये एसिड फेंका गया उसके बाद जब वो घर गई है अस्पताल से तो उस छोटे से बच्चे ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। तो वो हमसे यही कहती थी कि सारे उसमें सबसे तकलीफ दह बात यह है कि मेरा अपना बच्चा, सोचिए माँ और बच्चे का रिश्ता कितना मजबूत होता है और बच्चा माँ को पहचानने से इनकार कर दे, इससे बड़ी अजियत किसी भी औरत के लिए क्या हो सकती है। तेज़ाब वगैरह जो है इसकी सेल वगैरह पे पाबंदी होनी चाहिए, इसके लिए क्या बिल पास करवाएंगे, क्या तरीक़ेकार है जिस तरीके से इस वायलेंस को रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है? ये जो नया कानून हम पास कराएंगे उस कानून का ये हिस्सा होगा कि वो लाइसेंस हो उनके पास जो बेचना चाहते हैं, जो तेज़ाब सेल करते हैं, जी जो तेज़ाब सेल करते हैं वो लाइसेंस के सेल नहीं करें, और जो ख़रीदना चाहते हैं उसे भी वो पूरे अपनी CNIC दे, अपनी वजह बताए कि मैं किस काम के लिए ख़रीदा हूँ, किस चीज़ के लिए, यानी उस पर भी पाबंदी हो। ये नहीं हो कि जो भी उठे और जाके 50 रुपये का कोई सा भी तेज़ाब ख़रीद ले। तो उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़ें, पाकिस्तान को एक अच्छा खूबसूरत माशरा, एक अच्छा खूबसूरत मुल्क बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये हमारा वतन है, हम सबको यहीं रहना है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसे एक काबिल फ़ख्र मुल्क बना सकें और खुद भी एक अच्छी कौम बन सकें। ये सांस बंद हो जाते, मेरा सांस नहीं ले सकती, ये गर्मी हो जाती है गले में। अच्छा, गला आपका पूरा जला हुआ है, सांस में मतलब आप बता रहे नाक भी आपकी आर्टिफिशियल लगी है बाद ऑपरेशन से, कान भी, सांस में भी प्रॉब्लम, सांस से वो बहुत तो मुश्किल हो जाती है। गुजर जाने के बावजूद ऑपरेशन हो गया, बदार जला हुआ जो है वो निशान रह गया लेकिन जख्म खत्म हो गया, इसके बावजूद आज भी तकलीफ है इसमें? अभी तक भी तकलीफ हो रही है। इंसाफ की तवक्को है आपको? जी बस मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा इंसाफ हम लोगों को? आपको क्या लगता है 2 साल हो गए हम वो भागते इलाज कराना, इधर भागना दौड़ना। उम्मीद है आपको उम्मीद है इंसाफ की? हाँ, कानून कुछ करेगा तो उम्मीद है, वरना कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। वाक़या नहीं, जैसे ना जाने कितने ही वाक़या हैं। ये तो वो वाक़या है जो मंजर आम पर आ गया, मीडिया पे हमारे तवज्जुह से आ गया, इससे पहले अगर किसी तवज्जुह से आया हो तो अलग बात है। बहुत से ऐसे वाक़यात आज भी इस दुनिया में, इस मुल्क में, ख़ासतौर पर इस शहर में, सिंध में, सूबे में मौजूद हैं कि जहाँ पर लोगों को तेज़ाब का निशाना बनाया जाता है। हमारे मुल्क में इसका रेशो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इस पर कानून मौजूद है, लेकिन कानून मौजूद होने के बावजूद जब कानून पर इम्प्लीमेंट नहीं होता, अमल दरामद नहीं होता, तो फिर ये नतीजा होता है कि लोग बिल्कुल बेधड़क होकर ये काम करते हैं। प्रोग्राम आपकी कहानी की टीम आज फातिमा के घर पे मौजूद थी और आपको फातिमा की पूरी कहानी सुनाई कि फातिमा के साथ ये वाक़या कैसे पेश आया। इस जैसे ना जाने और कितने वाक़यात हैं जिस तरह पेश आते रहते हैं और मंजर आम पर नहीं आते। आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है akk@dawnnews.tv। अगर आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज है आपकी कहानी के नाम से, आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं और अपनी राय से भी आगाह कर सकते हैं। अगले बार किसी नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए बिलाल मिर्ज़ा और टीम आपकी कहानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।